अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करता हूँ। बीटीसी की प्राइस ने अपने लोकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच किया। इस वक्त रेजिस्टेंस के पास है। मेरा ख्याल है बीटीसी को डिस्कस करने के बजाय क्यों ना हम मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आएँ। मेरा ख्याल है कल या परसों मैंने आपके साथ ये मल्टी कोइन का टोकन के बारे में मैंने आगाह किया था, शायद मेरा ख्याल है परसों की बात है, और मैंने आपको बताया था कि इस ड्रॉप के पीछे इनके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम चली है उस वजह से। अब मार्केट में इस सिचुएशन मल्टी चेन के इस टोकन के पीछे दो सिचुएशन डेवलप हो सकती हैं। एक इसको अपॉर्चुनिटी भी आप समझ सकते हैं और एक ये रग पुल भी हो सकता है। मार्केट में इस वक्त साउंड वाइज है कि शायद ये जो प्रोजेक्ट है ये रग पुल हो जाएगा। ये एलिफेंट इन द रूम की एग्जांपल है। ये भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तकरीबन इसका मार्केट कैप जो है वो 56 मिलियन के करीब है। अगर ये रग पुल हो जाता है तो मार्केट में एक अलग से पैनिक की सूरत हाल आपको नज़र आ सकती है। मल्टी चेन का ये क्रॉस चेन प्रोटोकॉल है। सिर्फ इसका टीवीएल शायद 1 बिलियन से ज़्यादा है अगर मैं गलत नहीं होता, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इथीरियम नहीं, ये देखें कितनी चेन के ऊपर इस प्रोटोकॉल की ये देखें यहाँ पे इसका देखें तो इसकी वैल्यू कितने प्रोटोकॉल्स के ऊपर है। और दूसरा ये खबरें हैं क्यों ये मार्केट क्रैश कर रही है। बड़ा इसको क्रैश करने के पीछे एफटीएम ने जो किया, एफटीएम ने अपनी जो पैसे थे वो विड्रा करवा लिए। इस सारे जो मल्टी कोइन की प्रोजेक्ट की क्रैश की वजह है उसके पीछे एफटीएम की सेल प्रेशर भी है। फिर बाइनांस ने मजीद पार्टिसिपेट किया इस पैनिक के अंदर, जब बाइनांस ने कहा जी कि वो डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, उस वजह से मार्केट में पैनिक है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? एक तो रिस्क तो है ही ना, मुमकिन है रग पुल हो, यहाँ से जो है वो टोटली ये प्रोजेक्ट ही सारा ज़ीरो हो जाए जैसे लूना के साथ हुआ था। अपॉर्चुनिटी ये है कि ऑलरेडी ये अच्छा खासा डंप हो चुका है। कहाँ ये $8 आज से 4-5 दिन पहले ये $8.35 पे ट्रेड हो रहा था, इस वक्त ये $3.84 पे ट्रेड हो रहा है। तो इस जगह पे अगर आप इसका थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करें, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरी कम्युनिटी में से जो अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहें तो थोड़े से फंड्स यहाँ पे एलोकेट करके रिस्क ले सकते हैं। इन केस ये दोबारा चीज़ें थोड़ी सेटल होती हैं, अगर ये रिकवरी करती है तो आपको रिटर्न मिल जाए। अच्छा, इसमें ये चीज़ें भी आपने लाजमी कंसिडर करनी है कि मल्टी चेन के पीछे जो टीम है उनके बारे में मार्केट में अफवाह है कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी तक टीम सामने नहीं आ रही है। अगर टीम सामने आ जाती है तो प्रोजेक्ट दोबारा स्पीडी रिकवरी कर सकता है। अगर वाकई टीम अरेस्ट हो गई है और ये रग पुल वाली बातें हैं तो फिर ये जिस बंदे ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इथीरियम का मैं ये आपके साथ ग्लास नोट का एक चार्ट है, मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 5 साल जो इथीरियम का लोएस्ट स्टॉक था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ज़्यादातर रिटेलर जो है वो ट्रेडिंग के लिए अपने फंड्स को महफूज करता है। तो वो जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से मुराद मेरा एक्सचेंजेस है, जैसे बाइनांस हो गया, स्कू कोइन, ये जो एक्सचेंजेस है, कोइन बेस, इनके पास इस वक्त जो इथीरियम की सप्लाई है अपने कस्टमर्स को, अपने ट्रेडर्स को ऑफर करवाने के लिए, वो अपने 5 साल लोएस्ट पॉइंट पे है। और ये क्यों हुई है? शंघाई अपग्रेड के बाद जिन इथीरियम इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक किए थे इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इथीरियम यानी बाइनांस, कोइन बेस, क्रैकन या इस तरह के जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के, अब चूँकि आपको पता है कि पिछले साल नवंबर में FTX का क्रैश हुआ, ये जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है इनके बारे में लोगों का इत्मीनान जो है वो काफ़ी हद तक शैटर हुआ। तो इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट में महफूज करना शो कर दिए। इसका अब प्राइस के साथ क्या इंपैक्ट हो सकता है? ओबियसली लॉन्ग टर्म ये इथीरियम के लिए जाहिर बात है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्राइस में पंप आ सकता है। इसको मैं इस एंगल में देख रहा हूँ, ठीक है। तो इथीरियम के लिए और बिटकॉइन के लिए ग्राउंड सारी सेट हो रही है मेरे दोस्तों भाइयों। कुछ हफ्ते महीने की गेम है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, एटलीस्ट मैं अपने लिए तो होपफुल हूँ, मैं अपने आप को तसल्ली दिलाता रहता हूँ कि मार्केट जहाँ हमने पूरा साल 1.5 साल इंतज़ार किया है इस बेयर मार्केट को बर्दाश्त करने का, चंद माह और ही सही, और उसके बाद फिर मार्केट हमें अच्छा खासा रिटर्न देगी जो इस बेयर मार्केट में स्टे करते हैं। अच्छा, कोइन बेस ने ये एक तरह की और बुलिश न्यूज़ है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आइंदा चंद माह में मार्केट रिकवरी कर सकती है। कोइन बेस आपको पता है दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सचेंज है बाइनांस के बाद। इसने आपको पता है रेगुलेटरी प्रेशर था अमेरिका में, अब ये यूरोप की तरफ जा रहा है। वहाँ पे इन्होंने बजाय इसके कि अपने वहाँ पे लाइसेंस लेते, वहाँ पे ऑलरेडी जो एक्सचेंज था बिटपांडा, उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया। और इन्होंने करना क्या है, इन्होंने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको ये बोलते हैं इन्वेस्टिंग एज अ सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देना है
इस बिट पांडा को, उससे क्या होगा कि पूरे यूरोप में अपना सेटअप करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। उससे क्या होगा कि यूरोप के जो सरमायादार लोग हैं, जो इदारे हैं, जो बैंक्स हैं, उनको ये फैसिलिटेट करेगा कोइन बेस कि वो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। अगर उनको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये उनको क्रिप्टो टोकन्स वगैरह ऑफर करवाएंगे। तो ये मेरी नज़र में एक बुलिश न्यूज़ थी पिछले 24 घंटे की, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। अगली ये न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, और मुझे ये इस तरह की जब न्यूज़ आती हैं तो आप जैसे जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जिसके अंदर इस मुल्क की दर्द है, तकलीफ़ है, उनके साथ साथ उनकी फीलिंग मैं भी महसूस करके देखता हूँ। बाइनांस का जो जॉइंट वेंचर है जो यूएई गोल्फ की तरफ है, उसने लाइसेंस लिया है थाईलैंड में, कि थाईलैंड में वो अपने आप को रेगुलेट करके तो वहाँ पे थाईलैंड के जो शहरी हैं वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। आपको याद होगा, ये मैं क्यों अफसोस है मुझे, पाकिस्तान भी ऐसे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो करप्शन है वो इस सतह तक रच बस गई है। आपको याद होगा पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, जब बाइनांस के हेड को पाकिस्तान का जो नुमाइंदा है काशिफ, शायद, अगर मुझे याद नहीं, नाम भूल गया मुझे, उसको एक पॉडकास्ट में उसने कहा था जी कि बाइनांस तो यहाँ पे फुली रेगुलेटेड है और हम कंप्लाइंट हो के जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एफआईए ने, कराची की एफआईए ने उसको नोटिस जारी किया था। उसके बाद क्या खबर है? कोई खबर नहीं है। और बाइनांस पाकिस्तान में जगह जगह बड़े बड़े शहरों में अपने कॉन्फ्रेंस कर रहा है लोगों को। मैं बाइनांस जो कर रहा है वो गलत नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये बाकायदा पाकिस्तान से लाइसेंस लेके अगर ये इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो हमें बहसीयत रियासत कौम हमें फ़ायदा होगा। और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? करप्शन। मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक रिलेटिव, मैं रिश्ता भी आपको नहीं बताता, वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, मैं उसका रैक एंड फाइल भी नहीं बताता। उसने फर्स्ट रमज़ान में वो ड्यूटी पे गया और ड्यूटी के दौरान उसने अपना मतलब वो असला वगैरह उतार के तो किसी अपने सीनियर को मिलने गया किसी मीटिंग के सिलसिले में। इसी दौरान वहाँ पे एक नशई आया था जिसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। उस नशई को नशे की जो है एडिक्शन की वजह से उसकी वो बेसुध था और उसने कहीं वो मोज़र पकड़ के अपने आप को सुसाइड कर लिया। अब उसमें क्या हुआ कि थाने के तो मुतलका जो अफसरान थे उन सब को पकड़ लिया गया, चूँकि असला इसका था और ये ऊपर किसी सीनियर अफसर के पास बैठा हुआ था। अब ये खुदकुशी उसने की, लेकिन उसकी फैमिली ने पुलिस पे कर दिया केस। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, स्टोरी में है क्या कि थाने का एक एक बंदा करप्शन, इंक्लूडिंग वो मेरा रिश्तेदार, वो 2 दिन पहले हुआ है, वो भी उसके घर वालों ने भी पैसे दिए हैं और पैसे दे के तो अब वो फ्री हुआ है। ये इस जगह हमारे मुल्क में जो आप इमेजिन करें कि पुलिस वालों को करप्शन रिश्वत दे के अपनी जान छुड़ा रहे हैं। आप खुद इस निज़ाम का खुद हिसाब किताब लगा लें कि ये कहाँ तक। हमारे यहाँ सारी दुनिया, हमारे मुल्क का एक एक इदारा और एक एक फ़र्द और एक एक फ़र्द तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक एक सियासी जमात जो है इमरान खान को हटाने के पीछे पड़ी हुई है। भाई हटा दे हमें, हमने इमरान खान को क्या हमने चबाना है, वो हमारा कोई ज़ाती रिश्तेदार है, लेकिन हमें इमरान खान जैसा कोई और उसका कोई मुतबादल दे दो ताकि इस मुल्क की इस्लाह हो। अगर इमरान खान गलत है ठीक है, उसको साइड पे करो, लेकिन इस मुल्क को कोई ईमानदार लीडर चाहिए। यहाँ पे करप्शन इस लेवल तक पहुँच गई है। खैर, मैं ये आप एक पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन इसका ताल्लुक हमारे मुस्तकबिल के साथ है। अगली मार्केट की न्यूज़ की तरफ आते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने भी क्रिप्टो के हवाले से अपनी ओपिनियन का इज़हार किया है। वो कहते हैं जी कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ये भी पिछले 24 घंटों की हॉट न्यूज़ है, हॉट टॉपिक है कि सारे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्रीज़ हैं, उनकी मेंबर कंट्रीज़, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो अपने अपने मुल्कों में क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। ये कहते हैं जी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से 3 स्टेक होल्डर्स हैं। ये वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल एंड नेशनल रेगुलेटर्स, यानी इन तीनों स्टेक होल्डर्स को इस तरह की क्रिप्टो रेगुलेशंस होने चाहिए जिसमें ये तीनों स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान अगर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करता है तो रेगुलेट करते हुए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो इंटरेक्शंस हैं इस मार्केट को लेकर के, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। इसी तरह जो रीजनल हमारी इदारे हैं उनके साथ भी इस तरह का हमारा रूल्स और कवायद बनाने चाहिए जिसमें उनके साथ वो हमारे साथ और हम उनके साथ कोऑपरेट कर सकें। अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। और इससे होगा क्या, इस्टेब्लिश बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिप्टो। इस इंडस्ट्री को
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक भी ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी, इस इंडस्ट्री ने इस हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ दिया और आइंदा भी बहुत कुछ दे सकते हैं अगर हम, तो चूँकि ये एक हकीकत है तो क्यों ना इसको रेगुलेट करके इसके साथ चलने की कोशिश करें। अच्छा, शिबा कोइन मैंने आज थोड़ा सा ख़रीदा है जो लोएस्ट प्राइस पे है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने $500 के करीब बाय किया था। अभी वो जिस प्राइस पे मैंने बाय किया था